हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स स्कोप और उसका नेचर। मतलब इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप होता है और उसका क्या नेचर होता है। स्कोप मतलब कि कौन कौन सा एरिया इकोनॉमिक्स कवर करता है, और नेचर मतलब वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो इकोनॉमिक्स जो होती है ना, वो एक स्टडी होती है किस चीज़ की, कि लोगों के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर पाए। लोगों के पास में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और वो उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर पाए। लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे कि उनके पास में लैंड लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, रॉ मटेरियल्स लिमिटेड है। लेकिन उनकी जो वांट्स है, जैसे फूड उनको बहुत सारे चाहिए, क्लोथ्स उनको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ की चाहिए, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लग्जरी वगैरह उनको चाहिए। तो मतलब उनकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, उनके पास में जो रिसोर्स अवेलेबल है वो लिमिटेड है। ठीक है। अब सबसे पहले है कि नेचर अपन पढ़ते हैं कि नेचर क्या है होता है इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले है कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक साइंस और आर्ट का मिक्सचर होता है। तो वो साइंस कैसे हुआ और आर्ट कैसे हुआ। तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है ताकि ह्यूमन की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए। साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करेंगे ताकि ह्यूमंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। ह्यूमंस की क्या प्रॉब्लम्स है, तो इसमें जो ह्यूमंस है उनके पास में स्केयर रिसोर्सेज है और उनको मैनेज करना है अब अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। मतलब उनके पास में इतने रिसोर्स ही नहीं है, मतलब उनके पास में ज़्यादा पैसा ही नहीं है, और वो कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को खरीदने में, क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हैं, किन चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। तो वो सब हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं। फिर है इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। मतलब आर्ट कैसे है इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या होता है कि हम आर्ट्स में क्या होता है कि नॉलेज का यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी होता है कि पॉलिसीज़ का यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और पोवर्टी की प्रॉब्लम। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज़ का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको आर्ट कहते हैं, क्योंकि आर्ट में क्या होता है नॉलेज का यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब नेचर में ही दो और टाइप है, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो रियलिटी के साथ में डील करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिस्क्राइब किया जाता है व्हाट इज़, मतलब हमारी इकोनॉमी की अभी क्या सिचुएशन है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं तो डिमांड पे क्या असर आया, तो डिमांड कम हुई है। मतलब पेट्रोल का इस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। मतलब इसमें फैक्ट्स के साथ में डील किया जाता है, रियलिटी के साथ में डील किया जाता है, और इसमें कॉजेज और इफेक्ट्स देखे जाते हैं। बल्कि जब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिस्क्राइब किया जाता है व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या हो सकता है। इसमें जजमेंट वगैरह दी जाती है और रिकमेंडेशंस वगैरह दी जाती है। जैसे कि इसमें गवर्नमेंट को रिकमेंड किया गया है कि आपको फ्री हेल्थ केयर देना चाहिए। ठीक है। इसमें रियलिटी के साथ में डील किया जाता है और इसमें जजमेंट वगैरह पास किए जाते हैं, और इसमें देखा जाता है कि क्या हो सकता है, क्या है नहीं, क्या हो सकता है। फिर अब सेकंड टॉपिक है कि स्कोप क्या होता है इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले जो एडम स्मिथ हैं वो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने क्या स्कोप बताया है इकोनॉमिक्स का। तो इन्होंने बताया कि जो इकोनॉमिक्स होती है वो स्टडी ऑफ वेल्थ होती है, जिसमें लोगों को सिखाया जाता है कि वेल्थ क्या होती है और उसको कैसे एक्वायर करना है, मतलब उसको कैसे हासिल करना है। ठीक है। एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उन्होंने क्या बताया, जो इकोनॉमिक्स होती है वो स्टडी ऑफ वेल्थ होती है, और इसमें लोगों को बताया जाता है कि कैसे उसको एक्वायर करना है, मतलब कैसे उसको हासिल करना है। फिर अब हम पढ़ेंगे मेन एरियाज ऑफ स्कोप, मतलब कौन कौन सा एरिया कवर होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो सबसे पहले है कंजम्पशन वाला एरिया। कंजम्पशन में क्या होता है कि इसमें पढ़ा जाता है कि जो इंडिविजुअल है वो कैसे सेटिस्फाई करता है अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के। मतलब लिमिटेड रिसोर्स में वो अपने आप को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है एक कंज्यूमर। तो कंजम्पशन वाला जो पार्ट है वो भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिर है प्रोडक्शन, भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। प्रोडक्शन में क्या होता है कि कैसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कैसे कोई चीज़ बन रही है, किसकी हेल्प लेके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेके। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि लैंड हेल्प करती है, लैंड पे प्रोडक्शन होता है। लेबर्स हेल्प करते हैं, कैपिटल मतलब मशीन्स हेल्प करती है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो हेल्प करते हैं इसमें। ठीक है। तो कैसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है वो भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। फिर है एक्सचेंज, मतलब मार्केट का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, मतलब मार्केट में कैसे डिमांड और सप्लाई होती है किसी भी चीज़ की। ट्रेड कैसे होता है, प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो सब अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे नेशनल इनकम जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। अपन ने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इन लोगों ने काम किया है तो इनको पैसा भी देना पड़ेगा। तो जो इनकी जो इनकम दी जाती है वापस, मतलब जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी अपन स्कोप के अंदर पढ़ते हैं।
फिर है पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है कि कैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न कर रही है, मतलब कैसे गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, कहाँ पे खर्चा कर रही है, कैसे टैक्स वगैरह लिए जा रहे हैं लोगों से, कैसे पॉलिसीज़ वगैरह बन रही है, मतलब गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मतलब पब्लिक का जो फाइनेंस है, जो भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, कमा रही है, पॉलिसी बना रही है, टैक्स लगा रही है, ये सब भी इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। फिर उसके बाद में है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है वो भी अपन इसमें पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज का बढ़ना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स और वेलफेयर का बढ़ना। लिविंग स्टैंडर्ड्स और वेलफेयर मतलब कि जो सोशल इक्वालिटी आ जाना, और लोग पहले अगर कम चीज़ों में एडजस्ट कर रहे थे तो अब उनके पास में ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मतलब लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स और वेलफेयर्स वगैरह बढ़े हैं। ठीक है, जैसे कि कोई फैमिली 50 रुपये में रह रही थी, सर्वाइव कर रही थी एक महीने में, तो अब वो 100 रुपये में सर्वाइव कर रही है। तो ये क्या है, ये लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं, मतलब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है किसी भी एक फैमिली का। फिर उसके बाद में है सेवन्थ है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का जो टॉपिक होता है ना, वो भी अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि कैसे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती है एक नेशन से दूसरे नेशन में। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी इसके अंदर आता है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, कि बेसिक इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें सिर्फ इसमें दो ही प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है स्कैरसिटी की प्रॉब्लम, दूसरी है नीड फॉर चॉइसेस। स्कैरसिटी मतलब होता है कि चीज़ों की कमी होना, और नीड फॉर चॉइसेस मतलब होता है कि हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, तो हमें चूज़ करना पड़ता है उन चीज़ों के बीच में, लेकिन हमारी जो इनकम है वो तो लिमिटेड है ना। ठीक है, अब स्कैरसिटी के बारे में पढ़ते हैं। स्कैरसिटी क्या होती है? स्कैरसिटी मतलब कि जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास में वो लिमिटेड है, लेकिन जो ह्यूमंस की वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड है। मतलब रिसोर्स कैसे लिमिटेड हुए, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मनी, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें लिमिटेड होती है, मतलब एक कम प्रपोर्शन में ही है हमारे पास में, लेकिन हमारी जो वांट्स है, हमारी जो चीज़ों को पाने की चाह है वो बहुत सारी है, मतलब अनलिमिटेड है, मतलब हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो इसी गैप की वजह से, मतलब रिसोर्स लिमिट होना और ह्यूमंस की वांट अनलिमिटेड अनलिमिटेड होना, तो इसी गैप की वजह से एक सोसाइटी में प्रॉब्लम आती है स्कैरसिटी की। ठीक है, इसी गैप की वजह से एक सोसाइटी में प्रॉब्लम आती है स्कैरसिटी की। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसकी वजह से हमें समझ में आ जाएगा कि स्कैरसिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कोई एक कस्टमर है जिसके पास में 5 रुपीज़ है अभी। ठीक है, अब उसको इस 5 रुपीज़ के अंदर एप्पल भी खरीदना, और इसी 5 रुपीज़ के अंदर ग्रेप्स वगैरह भी खरीदने हैं, मतलब उसको ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा, या तो वो एप्पल ले या फिर वो ग्रेप्स ले, क्योंकि उसके पास में जो रिसोर्स है, मतलब जो पैसा है वो तो रिसोर्स ही हुआ पैसा, तो उसके पास में जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, और जो उसके पास में चीज़ें हैं, मतलब उसकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, आए समझ में। फिर उसके बाद में है नीड फॉर चॉइसेस, मतलब अब इसका मतलब क्या होता है नीड फॉर चॉइसेस का, कि मतलब जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्केयर होते हैं, मतलब बहुत कमी है रिसोर्सेज की। जो पीपल और जो गवर्नमेंट है वो मतलब सारी चीज़ नहीं रख सकती अपने पास में, तो उनको हर चीज़ के बीच में चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और चूजिंग की वजह से क्या होता है कि मतलब अगर आप एक चीज़ चूज़ करोगे तो आपको दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तो उसी को भी बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको इसमें एग्जाम्पल में ही समझ लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह क्या होती है। देखो, अब ये जो कस्टमर था, इसके पास में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, तो उसको चूज़ करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। तो अगर बाय चांस उसने एप्पल चूज़ करता है, तो उसने क्या छोड़ा है, ग्रेप्स और पेंसिल्स वगैरह को छोड़ दिया है उसने। तो ये क्या हुआ, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब अगर आपने एक चीज़ बाय करी है तो आपने एक चीज़ छोड़ी है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, नीड फॉर चॉइसेस की वजह से, मतलब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन आपके पास में उतने रिसोर्स ही नहीं है कि आप उसको खरीद पाओ। तो यही है प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की। तो अब हम पढ़ेंगे मैथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होते हैं, मतलब जो इकोनॉमिस्ट वगैरह होते हैं जो इकोनॉमी को पढ़ते हैं वो इकोनॉमी को किस तरह से पढ़ते हैं, वो मतलब वो इकोनॉमी को कैसे एनालाइज करते हैं, वो वाला हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो इसके 4 तरीके के मेथड होते हैं। सबसे पहले होता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि इस एक स्पेसिफिक चीज़ से जनरल चीज़ पे जाते हैं, मतलब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना वो एक स्पेसिफिक चीज़ से एक जनरल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जनरल ऑब्जर्वेशन की तरफ मूव करेंगे। अब इसमें क्या है, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना वो पहले ऑब्जर्व करते हैं रियल लाइफ फैक्ट्स और डेटास को, मतलब रियल लाइफ में जो डेटा है ना उसको ऑब्जर्व करेंगे ये लोग। ठीक है, फिर उसके बाद में उसको एनालाइज करेंगे कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, मतलब पूरा इसका पहले उन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया डेटा को, फिर उसको एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद में लॉज या फिर थ्योरीज बनाएंगे। ठीक है,
समझ में आया। इंडक्टिव में क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है। इसमें जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो पहले वो रियल लाइफ फैक्ट्स और डेटास को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद में लॉज या फिर कोई भी थ्योरी देनी होती है तो फिर वो बनाते हैं लॉज और थ्योरीज। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। अब इस पर क्या होता है कि वो लोग डेटा और फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उसको क्लासीफाई करते हैं, मतलब उसको अरेंज करेंगे, जो भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे। उसके बाद में उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब उनमें क्या रिलेशन है, मतलब कि इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है तो इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब ऐसे इंटर रिलेशन जो भी है उनका रिलेशन देखते हैं इसके अंदर एनालिसिस के अंदर। फिर है जनरलाइजेशन। अब ये इन तीनों चीज़ों के ऊपर फिर वो लोग एक लॉ फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। अब हर चीज़ की एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, तो पॉजिटिव साइड क्या है इस मेथड का, तो सबसे पहले है कि ये रियलिटी पे बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब क्योंकि इसमें रियल लाइफ का डेटा और फैक्ट्स इकट्ठा किए जाते हैं इकोनॉमिक्स के द्वारा, तो ये रियलिटी पे बेस्ड होता है और ज़्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है, क्योंकि रियल लाइफ पे बेस्ड है तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल मानेंगे, ठीक है। नेगेटिव साइड क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कब तो डेटा कलेक्ट करेंगे, कब उसको अरेंज करेंगे, फिर उनका रिलेशन वगैरह निकालना, उसके बाद में लॉ फॉर्मुलेट करना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ऊपर से अगर एक बार डेटा, अगर कुछ भी गलती हो गई डेटा कलेक्ट करने में, तो जो पूरा लॉ बना है वो गलत बन जाएगा, ठीक है। मतलब डेटा गलत तो पूरा लॉ गलत हो जाएगा। फिर जो सेकेंड मेथड है वो है डिडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, इसमें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाया जाता है। मतलब पहले वाला जो मेथड था इंडक्टिव, उसमें अपन ने देखा था कि वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाता था। ये बड़े से छोटे की तरफ जाता है, मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। इसमें जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, वो जनरल अजम्पशंस को पहले अज्यूम करते हैं, फिर कंक्लूजन बनाते हैं और उसके बाद में लॉ बन जाता है इनका। सबसे पहले क्या होगा, वो लोग अज्यूम करेंगे चीज़ों को, फिर उसके बाद में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे उस अजम्पशन के बेसिस पे, फिर उससे लॉ फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग लगती है, मतलब दिमाग से काम लेते हैं एकदम सारी चीज़ों का ऐसा सोच समझ के, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या है, सबसे पहले कि वो जो प्रॉब्लम है उसको क्लियरली डिफाइन करेंगे सबसे पहले उस प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमी में उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, फिर उसके बेसिस पे अजम्पशंस बनाएंगे। मतलब अपने मन से सोचेंगे कि इकोनॉमी अभी कांस्टेंट है, इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है, अब मतलब अजम्पशंस बनाएंगे अपने बेसिस पे। फिर लॉजिकल रीजनिंग, मतलब अपने हिसाब से कि अगर अपन ने आउटपुट बढ़ाया तो प्रोडक्शन पे कितना असर पड़ेगा, मतलब अपने हिसाब से चीज़ें सोचेंगे कि अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग इसको कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में वेरीफाई करेंगे लास्ट में डेटा के साथ में, जो असली रियलिटी का डेटा है ना उसके साथ में लास्ट में वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करो, उसके बाद में अजम्पशंस बनाओ, लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करो और लास्ट में वेरीफाई होता है डेटा फैक्ट्स के साथ में। फिर है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स क्या है इसकी, तो सबसे पहले पॉजिटिव साइड क्या है कि बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है, मतलब जल्दी से अपन इसके मतलब कंक्लूजन पे मतलब लॉज वगैरह बना सकते हैं, इसमें जल्दी से क्विक होता है और इकोनॉमिकल, मतलब कि इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, मतलब ये इसमें अजम्पशंस के बेसिस पे होता है सारा काम, तो इतना इकोनॉमिकल, मतलब इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं होता इसके अंदर। फिर है कि इसमें थ्योरीज वगैरह बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये, ठीक है। अब नेगेटिव साइड्स क्या है, सबसे पहले ये अजम्पशंस पे बेस्ड होता है, मतलब हर चीज़ अज्यूम करके इसमें डिसाइड की जाती है और ये रियलिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अजम्पशंस पे बेस्ड है, रियलिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और अगर अजम्पशंस ही उन्होंने गलत लगा लिए, मतलब उन्होंने गलत चीज़ अज्यूम कर ली, तो उसकी वजह से जो पूरी थ्योरी है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो थर्ड टाइप है वो है स्टैटिक इकोनॉमी, स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड में क्या यूज़ किया जाता है और क्या होता है स्टैटिक मेथड, तो सबसे पहले इसमें अज्यूम किया जाता है कि पूरी जो इकोनॉमी है वो रेस्ट पे है और अनचेंज्ड है। मतलब एक बार आप एनालाइज करने बैठ गए तो उसके बाद में कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होगी। मतलब अगर आपने 2019 का डेटा लिया है और उसमें इकोनॉमी 10% थी, तो वो अज्यूम करेगा कि अगर 2025 भी आ गया है तो भी डेटा 10%, वो 10% पे ही रहेगा। मतलब इस पे चीज़ें अनचेंज्ड रहती है। मतलब स्टैटिक मतलब होता है कि रेस्ट पे रहना, किसी चीज़ का नहीं चेंज होना, ठीक है। तो इसमें जो स्टैटिक मतलब कोई चीज़ रेस्ट पे है या फिर अनचेंज्ड है। अब इसमें जो मतलब इकोनॉमी की कैसे स्टडी करी जाती है, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे करी जाती है। मतलब एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम का डेटा लिया जाता है और उसके बेसिस पर अजम्पशंस बनाए जाते हैं और ऐसा अज्यूम किया जाता है कि उसके बाद में कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 2019 में उन्होंने बोला कि 10% जीडीपी है अपनी, ठीक है। तो अगर वो डेटा ही यूज़ कर रहे हैं अभी तक, तो वो यही अज्यूम करेंगे कि अभी भी डेटा 10% ही है। मतलब एक फ़िक्स टाइम पे उन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद में वो चीज़ अज्यूम करते हैं कि आगे भी कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें ये लोग क्या अज्यूम करेंगे कि इनकम, कैपिटल, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज नहीं हो रही है।
जो उस टाइम पे उन्होंने इनकम ली थी, अगर इनकम इन्होंने ली 2 लाख, 2 लाख किसी की इनकम है, ठीक है, तो वो 2 लाख जो है ना वो बाद में भी चेंज नहीं होगी, उसकी इनकम भले ही बढ़ भी गई हो फ्यूचर में, लेकिन फिर भी वो चेंज नहीं मानेंगे। उन्होंने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमिक स्टडी करनी स्टार्ट करी थी, जब जो उसका इनकम था वही इनकम रहेगा, बाद में चेंज नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम एक ही बार बनता है। इक्विलिब्रियम मतलब डिमांड और सप्लाई का एक पॉइंट पे मिलना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसमें माना जाता है, क्योंकि एक ही बार डेटा कलेक्ट किया जाता है इसमें, तो इसमें बोला जाता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो भी एक ही बार बनता है, वापस नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है। जो टाइम एलिमेंट है उसको पूरा इग्नोर ही किया जाता है। टाइम जो होता है वो चेंजिंग होता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है, तो पर इसमें जो टाइम एलिमेंट है उसको इग्नोर किया जाता है, और इसमें बोला है जो टाइम हमने एक बार लिया है वही टाइम रहेगा, ठीक है। और इसमें अज्यूम किया जाता है कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगी, सिर्फ जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है वही रहेगा, ठीक है। और इसमें जो कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं वो सिर्फ एक ही पीरियड के देखे जाते हैं जिसमें उन्होंने डेटा एनालाइज़ करना चालू किया है। जैसे अगर 2025 का डेटा उन्होंने एनालाइज़ करने लगे हैं, तो वो सिर्फ 2025 के डेटा में जो भी उस टाइम पे सिचुएशन होगी वही सिचुएशन ओवरऑल, मतलब हमेशा के लिए वही सिचुएशन मान लेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ टाइप है डायनेमिक। डायनेमिक मेथड क्या होता है? डायनेमिक मेथड में अज्यूम किया जाता है कि हर चीज़ मूविंग है और चेंजिंग है, मतलब हर चीज़ चेंज होती रहती है। इसमें अनचेंज माना जाता था स्टैटिक में। डायनेमिक मतलब होता है कि हर चीज़, किसी भी चीज़ का चेंज होना। अब इसमें जो इकोनॉमी की स्टडी की जाती है वो टाइम के हिसाब से की जाती है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, इकोनॉमी भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब इसमें क्या शो किया जाता है कि जो इकोनॉमी के वेरिएबल है वो चेंज होते हैं और एडजस्ट करते हैं, मतलब चेंज होंगे तो मतलब समझ में आ रहा है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे होंगे, या तो डिमांड बढ़ रही होगी, सप्लाई बढ़ रही होगी, ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो डेटा होता है वो मतलब जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे कि इनकम, कैपिटल, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज होती है और एडजस्ट करते हैं अपने आप को, ठीक है। इसमें ग्रोथ को देखा जाता है, मतलब अगर टाइम चेंज होगा तो ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ेगी ना, या फिर कम होगी, तो इसमें ग्रोथ वगैरह भी एक्सप्लेन किया जाता है। और इसमें जो टाइम है वो मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। और उसके बाद में है कि इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग स्टडी की जाती है, ठीक है। और फिर ये किससे डील करता है? जो भी ग्रोथ साइकिल है और लॉन्ग टर्म चेंजेस है उन पे डिपेंड रहता है, मतलब ये चेंजेस पे डिपेंड रहता है, ग्रोथ कैसे हो रही है, साइकिल कैसे चेंज हो रही है, और लॉन्ग टर्म चेंज क्या क्या आ रहे हैं। इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही थी, इसमें सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। इसमें टाइम कोई रोल प्ले नहीं करता, इसमें टाइम मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें हर चीज़ को कांस्टेंट माना जाता था, इसमें हर चीज़ को ऐसे चेंजिंग माना जाता है। कुछ भी चीज़ एकदम कांस्टेंट नहीं रहती इसके अंदर, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम का डेटा कलेक्ट किया जाता है और इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा से ही चेंजिंग होते हैं, ठीक है। और इसमें जो इकोनॉमी होती है वो चेंज होती रहती है टाइम के हिसाब से। तो अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोटल, एवरेज और मार्जिनल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टोटल क्वांटिटी, मतलब टोटल क्वांटिटी क्या होती है। अब टोटल क्वांटिटी से समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ का टोटल, तो मतलब किसी भी चीज़ का ओवरऑल या फिर किसी भी चीज़ का टोटल, मतलब जितनी भी वैल्यूज़ है उनका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे समझे तो सम ऑफ ऑल द यूनिट्स, मतलब जितनी भी यूनिट्स है उनका टोटल करेंगे तो हमारे पास में टोटल क्वांटिटी आ जाती है। अब कौन सी क्वांटिटी, किस चीज़ की क्वांटिटी देख रहे हैं? मतलब जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, जितने भी गुड्स कंज्यूम हुए हैं, और जितने मतलब जो भी मेजर किया गया है उन सब का टोटल जो होगा वो टोटल क्वांटिटी में आएगा। तो सबसे पहले अपन प्रोडक्शन की बात करते हैं कि प्रोडक्शन में किस चीज़ का टोटल किया जाएगा। तो प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्ट्स का टोटल किया जाएगा, मतलब कितने प्रोडक्ट बने हैं, मतलब कितना आउटपुट जनरेट हुआ है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। फिर है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। तो टोटल यूटिलिटी में क्या होगा? टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला है कंज्यूमर को, उसने जब सारे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम की उसके बाद में, मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला है एक कंज्यूमर को जब उसने सारी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर ली उसके बाद में। फिर है कॉस्ट। इसमें टोटल कॉस्ट देखी जाती है। टोटल कॉस्ट मतलब कि कितना आपने, मतलब कितना कितना आपने मनी स्पेंड किया है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के ऊपर। मतलब जो एक किसी का बिज़नेस है पेन बनाने का, तो उसने एक पेन बनाने में कितना खर्चा आया उसके ऊपर, तो वो सारी चीज़ भी अपन टोटल क्वांटिटी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है रेवेन्यू। अब उसने मतलब टोटल रेवेन्यू पढ़ते हैं इसके अंदर। अब टोटल रेवेन्यू मतलब कि टोटल कितना मनी उसने कमाया किसी भी चीज़ को बेच के। तो जैसे अब उसने एक पेन बनाया था तो उसको 10 रुपये का खर्चा आया, लेकिन जब उसने उसको बेचा तो उसको 15 रुपये मिल गए, तो ये क्या है? रेवेन्यू उसने कितना जनरेट कर दिया? 15 रुपये का, जबकि उसका कॉस्ट कितना आया था? 10 रुपये का, ठीक है। फिर उसके बाद में है टोटल क्वांटिटी, मतलब होता है सम ऑफ ऑल यूनिट्स। जब सम मतलब एडिशन कर लेते हैं हम जब सारी यूनिट्स का, तो उसको बोलेंगे
टोटल क्वांटिटी। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि ये 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। ये 3 यूनिट्स हैं, उसमें अपन ने चॉकलेट्स का एग्जांपल लिया है। जब हम फर्स्ट चॉकलेट कंज्यूम करते हैं तो हमें कितने का सेटिस्फैक्शन मिलता है, 10 का। जब हम सेकंड कंज्यूम करते हैं तो हमें 8 का सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जब हम तीसरी चॉकलेट कंज्यूम करते हैं तो हमें 6 का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो हम जब इन तीनों जो इतना भी हमें सेटिस्फैक्शन मिला है इन सबको ऐड कर देंगे, मतलब 10 + 8 + 6 कर देंगे, तो हमारे पास में टोटल सेटिस्फैक्शन निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 24 का, ठीक है। तो हमारे पास में टोटल निकल के आ जाएगा। तो ऐसा ही होता है, मतलब टोटल क्वांटिटी में क्या होता है, जब हम सारी चीज़ों के क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं, जिसमें प्रोडक्शन मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ उसको ऐड करेंगे, यूटिलिटी में कितना सेटिस्फैक्शन मिला उसको ऐड करेंगे, कॉस्ट में कितना खर्चा मतलब कितना खर्चा आया हमारे ऊपर तो उसको ऐड करेंगे, और रेवेन्यू में कितना प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया उसको ऐड करेंगे। टोटल क्वांटिटी इज सम ऑफ ऑल द यूनिट्स, ओके। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एवरेज क्वांटिटी का। अब एवरेज क्वांटिटी क्या होती है, जैसे टोटल प्रोडक्शन हुआ है 10 का, ठीक है। अब यू मतलब कितने लोगों मतलब 10 का प्रोडक्शन हुआ है और कितने लेबर ने वहाँ पे काम किया है, तो 5 लेबर ने काम किया है, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा, मतलब इसका एवरेज निकलेगा 2 का, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि एक लेबर ने टोटल कितना काम किया है, मतलब 5 लेबर थे, 10 का प्रोडक्शन किया, तो एक लेबर ने 2 का प्रोडक्शन किया होगा ना, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि पर यूनिट वैल्यू क्या है, मतलब एक यूनिट ने कितना प्रोडक्शन करा है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें पर यूनिट की बात करी जाती है और इसमें एवरेज निकाला जाता है आउटपुट, यूटिलिटी, कॉस्ट, रेवेन्यू का, मतलब इसमें पर यूनिट का निकाला जाता है, ठीक है। अब प्रोडक्शन में भी पर यूनिट निकाला जाता है कि एवरेज कितना प्रोडक्ट बना है, यूटिलिटी में एवरेज कितना सेटिस्फैक्शन मिला है कंज्यूमर को, कॉस्ट में एवरेज कितना खर्चा आया है, वो सब इसमें डिस्कस किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में है फिर जो रेवेन्यू वगैरह जनरेट हुआ है उसमें एवरेज कितना रेवेन्यू मतलब एवरेज कितना पैसा कमाया है किसी भी बिजनेसमैन ने, तो वो भी इसके अंदर काउंट होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब जो काम में लगे थे और जितना क्वांटिटी उन्होंने बना दिया। अब एग्जांपल देखते हैं, एक जैसे 3 वर्कर्स थे, उन्होंने प्रोडक्शन करा है 60 का, टोटल प्रोडक्शन अपन को पहले देखना है। तो 60 का प्रोडक्शन करा, जब अपन 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 20 आएगा, मतलब एक पर्टिकुलर वर्कर ने 20 का प्रोडक्शन किया है। आया समझ में। अब पढ़ेंगे अपन मार्जिनल क्वांटिटी के बारे में। तो मार्जिनल क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे पहले सिर्फ ये देखो कि हमारे पास में सिर्फ पहले एक ही लेबर था, तो वो एक लेबर 18 का प्रोडक्शन कर रहा था, मतलब 18 चीज़ें बना रहा था, ठीक है। फिर हमने दूसरा लेबर लगाया अपनी कंपनी में, तो वो जो दूसरा लेबर और जो पहला लेबर था ये दोनों मिलके 24 का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो अकेले इस जो दूसरा वाला लेबर था, इस अकेले लेबर ने कितने का प्रोडक्शन किया, तो 6 का प्रोडक्शन किया। तो यही होता है मार्जिनल क्वांटिटी, मतलब पहला लेबर जब हमने लगाया था तो वो 18 का प्रोडक्शन कर रहा था, तो हमें लगा कि हमें और बढ़ाना चाहिए प्रोडक्शन को, तो हमने सेकंड लेबर और लगा दिया, तो फिर उसने करा, इन दोनों ने मिलके करा 24 का प्रोडक्शन, ठीक है। तो मतलब सिर्फ सेकंड वाले ने तो सिर्फ 6 का ही कराया ना, क्योंकि 18 का तो पहले ये कर ही रहा था। आया समझ में। तो मार्जिनल क्वांटिटी जो होती है ना, मार्जिनल क्वांटिटी क्या होती है कि जो भी एडिशनल वैल्यू की बात करती है, मतलब कितना ऐड हुआ है फर्स्ट यूनिट से जब हम सेकंड यूनिट में जाते हैं तो कितना का एडिशन होता है वो इसके अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। एडिशनल वैल्यू की बात करी जाती है कि एक यूनिट से जब हम दूसरे यूनिट पे जाते हैं तो कितना प्रोडक्शन वगैरह होता है, कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितना कंज्यूम हुआ है, वो सब इसके अंदर देखा जाता है, ठीक है। जो भी चेंज हुआ है टोटल के अंदर, मतलब टोटल जब हम इसका निकालेंगे तो इस टोटल के अंदर कितने का चेंज आया, तो इसमें 6 का चेंज आया था, तो ये मार्जिनल क्वांटिटी था, ठीक है। फिर इसमें प्रोडक्शन में देखा जाता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मतलब कितना एक्स्ट्रा आउटपुट बनने लगा है जब हमने एक और वर्कर को एम्प्लॉय किया। तो यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फैक्शन मिला है कंज्यूमर को एक चॉकलेट और ज़्यादा कंज्यूम करने के बाद में। कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं कि एक्स्ट्रा कितना खर्चा आया एक और यूनिट बनाने पे, ठीक है। रेवेन्यू में देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू को कि कितना प्रॉफिट और बढ़ा है जब हमने एक और यूनिट सेल करी है, तो मतलब एक और यूनिट बेची है तो हमें कितना और फ़ायदा मिला है, मतलब एक और जब हम ऐड करते हैं तो फिर हमें कितना चेंज आता है, तो वो इसके अंदर मार्जिनल के अंदर देखा जाता है। अब इसका फॉर्मूला आता है टोटल क्वांटिटी अपॉन क्यू। टोटल क्वांटिटी है 24 की और अपन ने क्यू है अपने पास में जितना क्वांटिटी था। जो टोटल क्वांटिटी होती है उसमें हम ओवरऑल लेते हैं, जो एवरेज होता है उसमें हम पर यूनिट की बात करते हैं, और जो मार्जिनल होता है उसमें अपन एक्स्ट्रा की बात करते हैं कि एक्स्ट्रा एडिशन कितना हुआ है, ओके। सो अब जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो इकोनॉमिक्स है ना
उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे और माइक्रो में सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करेंगे। इसमें पूरी इकोनॉमी को एक माना जाता है और इसमें क्या होता है, पूरी इकोनॉमी को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बांट बांट देते हैं। ठीक है, जैसे कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बांट देंगे। और मैक्रो में पूरी हर चीज़ को एक ही मानेंगे, मतलब मैक्रो में हमेशा टोटल मानेंगे हर चीज़ का। ठीक है, फिर है अब सबसे पहले अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब जो स्मॉल पिक्चर है ना, माइक्रो मतलब ही होता है स्मॉल। माइक्रो नाम से अपन को समझ में आ रहा है कि स्मॉल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल बिहेवियर देखा जाता है, मतलब एक इंडिविजुअल का बिहेवियर देखा जाएगा इसके अंदर। जैसे कि कंज्यूमर का या फिर फर्म्स का, फर्म्स मतलब होता है बिजनेस, या तो फर्म्स का देखा जाएगा, वर्कर्स का देखा जाएगा, या फिर इंडस्ट्रीज़ का देखा जाएगा। इसमें इंडिविजुअल का बिहेवियर देखा जाता है। अब इंडिविजुअल में कौन कौन आता है, कंज्यूमर, फर्म्स, वर्कर्स और इंडस्ट्रीज़ आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें सिर्फ एक स्मॉल कंपोनेंट की बात होती है इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक इकोनॉमी के एक स्मॉल कंपोनेंट की बात होगी इसके अंदर। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसके फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब कि कैसे पता चलेगा कि कोई इकोनॉमी माइक्रो है या फिर मैक्रो है। ठीक है, तो जिस भी इकोनॉमी के अंदर एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात होती है, मतलब जब भी एक इंडिविजुअल बिहेवियर की बात होगी तो हमें पता लगाना है कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जब भी हम डिमांड और सप्लाई को पढ़ते हैं, मतलब डिमांड और सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की, जब भी हम डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे तो वो टॉपिक जो है वो किसके अंदर आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, और जब भी प्राइस डिटरमाइन की जाती है एक प्रोडक्ट की, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब कितने का एक प्रोडक्ट कितने का सेल करना है, तो वो प्राइस डिटर्मिनेशन एक प्रोडक्ट की वो किस में आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, और रिसोर्स एलोकेशन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल को कैसे यूज़ करना है, या फिर इन सबको एक साथ में यूज़ करना है, या फिर सिर्फ लैंड को करना है, लेबर को करना है, या फिर कैपिटल को करना है। तो रिसोर्स एलोकेशन वाला जो टॉपिक है ना, वो भी किसके अंदर आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके स्कोप्स के बारे में। तो हम पढ़ेंगे कि स्कोप्स क्या क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन सा एरिया कवर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पढ़ता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब इसमें ये पढ़ता है कि कैसे कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसको क्या खरीदना है। तो ये जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ना, वो किस में पढ़ा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। फिर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इसमें जो फर्म है, मतलब एक जो बिजनेसमैन है वो कैसे डिसाइड करता है कि उसको क्या बनाना है और कौन सा आउटपुट सेल करना है। तो मतलब जो इनपुट और आउटपुट डिसाइड करता है फर्म, वो टॉपिक भी किसके अंदर आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। ठीक है, फिर है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, मतलब कैसे कॉस्ट डिसाइड की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, मतलब जो भी फर्म ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो उसकी क्या कॉस्ट रहेगी, और अगर उसको फ्यूचर में चेंज करना है कि नहीं, तो वो भी कौन डिसाइड, वो भी ये वाला टॉपिक भी किसके अंदर आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। फिर है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितने वेजेस देने हैं लेबर्स वगैरह को, रेंट क्या देना है, इंटरेस्ट क्या देना है, प्रॉफिट कितना देना है, ये सब भी किसके अंदर डिसाइड किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मतलब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ गए, कंज्यूमर बिहेवियर का, प्रोडक्शन का, कॉस्ट का और डिस्ट्रीब्यूशन का। और फिर आता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कितने लेबर्स का यूज़ करना है, कितनी कैपिटल यूज़ करनी है, कितना लैंड यूज़ करना है, ये सारा भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसकी पॉजिटिव साइड क्या है और इसकी नेगेटिव साइड क्या है। तो सबसे पहले पॉजिटिव पढ़ते हैं कि इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन को, कि कैसे प्राइस डिसाइड होती है किसी भी इकोनॉमी में। तो वो कहाँ पे पता चलता है, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पता चलता है। फिर है कि हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग, तो जब भी जो गवर्नमेंट होती है वो पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है, तो वो माइक्रो लेवल से स्टार्ट करती है ना, तो फिर ये हेल्प करता है अपना पॉलिसी मेकिंग में भी, क्या क्या चेंजेस लाने वगैरह ज़रूरी हैं, तो वो सारा अपन को माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता चल जाता है। फिर है यूज़फुल एंड बिजनेस डिसीजंस, अब इसमें अगर बिजनेस को क्या, मतलब अगर इस प्राइस पे लोग सामान खरीद रहे हैं कि नहीं, और कितना खरीद रहे हैं, क्या हमें ये चेंज करने की ज़रूरत है हमारे बिज़नेस में। तो जो बिजनेसमैन है उनको पता चल जाता है कि उनको बिज़नेस में क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है, और वो डिसाइड करते हैं अपने बिज़नेस के बारे में। ठीक है, फिर है कंज्यूमर चॉइस एंड सेटिस्फैक्शन, अब इसमें कंज्यूमर की चॉइस के बारे में पता चलता है, कंज्यूमर किन चीज़ों से सेटिस्फाई हो रहा है, किन चीज़ों की उसको नीड है, मतलब पूरा कंज्यूमर का बिहेवियर देखा जाता है, प्रोडक्शन का बिहेवियर देखा जाता है, कैसे कॉस्ट वगैरह डिसाइड होती है, ये सब भी देखा जाता है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है चीज़ों का, वो सब इसके अंदर आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब है नेगेटिव चीज़ें क्या क्या हैं इसकी।
मतलब इसके ड्रॉबैक्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो सबसे पहले है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल नॉट अ होल इकोनॉमी। इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात होती है। अपन ने पहले ही पढ़ा था माइक्रो मतलब एक इंडिविजुअल की बात करेगा जो, तो इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात होती है, पूरी इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से ये इसका ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक है। और फिर है अज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट। ये एक थ्योरी क्या अज्यूम करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी कि पूरी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कोई भी इंसान नहीं है जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये इग्नोर करते हैं नेशनल लेवल प्रॉब्लम्स को। ये सिर्फ छोटे लेवल पे मतलब माइक्रो लेवल पे ही प्रॉब्लम्स को देखते हैं, कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम क्या है, ये सारी सिर्फ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखते हैं। नेशनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हम पढ़ेंगे अब जो सेकंड पार्ट है, इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइडेड थी, अपन ने देखा एक थी माइक्रो, अब है ये दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसमें जो पूरी इकोनॉमी की बात करी जाती है, मतलब इकोनॉमी एज अ होल बात करी जाती है। फिर इसमें हर चीज़ का एग्रीगेट लिया जाता है। एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, तो हर चीज़ की टोटल की बात होगी। जैसे नेशनल इनकम की बात होगी, अपन ने माइक्रो में पढ़ा था कि उसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की, एक कंज्यूमर की इनकम के बारे में बात होती थी। इसमें पूरी कंट्री के इनकम के बारे में बात होती है, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम की बात होती है इसमें, ठीक है। फिर है टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट मतलब उसमें अपन माइक्रो में अपन पढ़ रहे थे कि जो प्रोड्यूसर है वो डिसाइड करता है कि उसको क्या आउटपुट वगैरह मतलब क्या प्रोडक्ट वगैरह बनाना है, करना है। इसमें पूरी टोटल आउटपुट की बात करी जाती है कि पूरी इकोनॉमी में कितना आउटपुट बना है, ठीक है। फिर है टोटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई है, वो वाला टॉपिक भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। फिर है जनरल प्राइस लेवल, तो इसमें जो जनरल मतलब मेन प्राइस क्या रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, वो वाला भी टॉपिक किसमें आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। मैक्रो में क्या क्या आएंगे, नेशनल इनकम की पूरी कंट्री में जो पूरी नेशन की जो इनकम है उसकी बात करी जाएगी। फिर है टोटल आउटपुट, मतलब टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। टोटल एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस लेवल, ये सारे टॉपिक्स किस में आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। फिर अब फीचर क्या क्या है जिससे हमें पता चले कि कोई भी इकोनॉमी मैक्रो है या फिर माइक्रो है। तो अब फीचर क्या क्या है इसके, इसमें सारे टोटल वेरिएबल्स की बात होगी, एक इंडिविजुअल की बात नहीं होगी, पूरी टोटल वेरिएबल्स लिए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये किससे कंसर्न रहता है, नेशन और उसके ग्लोबल इश्यूज से, मतलब नेशनल और ग्लोबल इश्यूज से ही कंसर्न रहता है। मतलब इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन ग्लोबल इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे और नेशनल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये डील करता है कौन सी चीज़ों से, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ से और डेवलपमेंट से, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक भी किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और ये इंटर रिलेटेड है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो एक मैक्रो लेवल पे बनाएगी ना, मतलब पूरे नेशन पे बनानी है उसको, ऐसा थोड़ा ना है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बनानी है, तो इसको पूरी कंट्री में बनानी होती है, इसलिए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेटा का यूज़ करता है, ठीक है। तो अब फीचर में क्या क्या है कि सबसे पहले इसमें हर चीज़ का टोटल लिया जाता है, मतलब टोटल वेरिएबल की बात करी जाती है, और इसमें नेशनल लेवल और ग्लोबल इशूज़ की बात करी जाती है, नेशनल प्रॉब्लम्स और ग्लोबल इशूज़ की बात करी जाएगी। और ये किससे डील करेगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ से और डेवलपमेंट से, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक भी किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और ये इंटर रिलेटेड है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से, मतलब गवर्नमेंट इसके थ्रू पॉलिसीज़ बनाती है, एक बिगर लेवल पे पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है, तो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्कोप्स के बारे में, मतलब क्या क्या स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो सबसे पहले है कि नेशनल इनकम का एरिया कवर करता है, मतलब नेशनल इनकम का जो टॉपिक है वो किसके अंदर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, जिसमें नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती है, तो जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये नेशनल इनकम के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में है थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पढ़ी जाती है, जैसे कि कितने लोग एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रोका जाए, करा जाए, ये सारी चीज़ें आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर आता है थियोरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मतलब कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितना प्राइस नीचे गिर गया है किसी भी प्रोडक्ट का, तो मतलब ये महंगाई वगैरह पढ़ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ना भी टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। फिर है फॉरेन ट्रेड, अपन ने देखा ये बड़े लेवल पे बात करता है, तो फॉरेन ट्रेड भी किसके अंदर आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, कि एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना हुआ, तो ये सारे टॉपिक्स कितने किसके अंदर आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मतलब फॉरेन ट्रेड की बात करी जाती है इसमें। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी जाती है, मतलब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना बड़ा है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में आएगा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगा कि जो सोशल फैक्टर्स है जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, वो कितना बड़ा है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगा। फिर है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या चीज़ें
चीज़ें हैं, मतलब पॉजिटिव साइड क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की और नेगेटिव साइड क्या है इसकी। तो पॉजिटिव साइड क्या है कि इसमें एक्सप्लेन किया जाता है नेशनल इनकम को। अपन ने देखा कि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी वगैरह के बारे में बात बताई जाती है इसमें। तो एक्सप्लेन करता है ये नेशनल इनकम को और ग्रोथ को, मतलब कितनी ग्रोथ हुई है, कैसे हुई है, कौन कौन से सेक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल थे वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर इसमें पॉलिसी बनाने में बहुत हेल्प मिलती है इसकी वजह से। गवर्नमेंट जो होती है ना वो इस पे रिलाय होके पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है, उसको एक डेटा मिल जाता है, रॉ डेटा। ठीक है। फिर है कि इससे अपन कंट्रोल, मतलब ये अपन को टूल्स वगैरह, टिप्स वगैरह देती है जिससे अपन कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को और पोवर्टी को। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी और पोवर्टी मतलब गरीबी। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको कंट्रोल करने का किस में मतलब कंट्रोल करने का जो फीचर है वो किस में अपन को मिलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलता है। और ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी एक्सप्लेन करता है कि एक्सपोर्ट कितने हुए, इम्पोर्ट कितने हुए, डेफिसिट में तो कुछ नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होती है। फिर है नेगेटिव साइड्स क्या है, मतलब ड्रॉबैक्स क्या है इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो सबसे पहले है कि इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब इंडिविजुअल का जो डिफरेंस है वो इसमें पूरा इग्नोर किया जाता है। इसमें सिर्फ इकोनॉमी को एज अ होल लिया जाता है, तो इंडिविजुअल की तो बात होती ही नहीं है इसके अंदर। तो इंडिविजुअल तो बेचारे सैड ही रहते हैं। फिर उसके बाद में है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो किस पर रिलाय करता है, एग्रीगेट डेटा पे। एग्रीगेट अपन ने देखा कि टोटल डेटा पे डिपेंड करता है ये। और जो इनइक्वालिटी हो सकती थी इसके अंदर, अगर पूरा डेटा को छानबीन किया जाता तो इसमें जो भी इनइक्वालिटी हो सकती थी वो इन्होंने पूरी इग्नोर कर दी है। ये किस पर डिपेंड रहते हैं, सिर्फ एग्रीगेट डेटा पे डिपेंड रहते हैं। ये डिफरेंसेस को नहीं देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है। फिर ये ट्रू, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे बात करता है, तो इसकी वजह से जो सॉल्यूशन वगैरह होते हैं उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है।